मैं दिल्ली हूं। मैं देख रही थी किस तरह जयचंद और विजयचंद से मिलकर महाराज परमाल ने उन्हें अपने और राजकुमारी संयोगिता के विवाह का वचन याद दिलाया। इधर महाराज पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने राजकुमारी संयोगिता और चकोरी को अपना प्रेम संदेश भेजा। अभी ये संदेश राजकुमारी संयोगिता और चकोरी ने पढ़ा ही था कि अचानक महाराज परमाल संयोगिता के कक्ष में आ गए बिना अनुमति के। इस बात पर राजकुमारी संयोगिता रुष्ट होकर अपनी मां से मिली और महारानी ने इस बात के लिए महाराज परमाल से जवाब तलब करने की बात की। इधर जयचंद के पास महाराज पृथ्वीराज चौहान का दूत उनका पत्र लेकर आया। इस पत्र को पढ़कर जयचंद के अंग अंग से चिंगारियां निकलने लगी। विजयचंद के पूछने पर जयचंद ने बताया कि इस पत्र में पृथ्वीराज ने उनसे संयोगिता का हाथ मांगा है और फिर क्रोध में आकर जयचंद ने इस पत्र को फाड़ दिया और उसे पैरों तले रौंद डाला। और मैं सोचने लगी कि जयचंद ने इस निमंत्रण को अस्वीकार करके फिर एक बार कन्नौज और इंद्रप्रस्थ के संबंधों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और इसका परिणाम क्या होने वाला है? संध्या से पहले वाटिका में जाकर पूजा के लिए फूल लेकर आना। जो आज्ञा महारानी। महारानी, महाराज। महारानी वो महाराज, महाराज, महाराज आखिर बात क्या है? मैं देख रही हूं आपकी आंखों से आक्रोश की चिंगारियां बरस रही हैं। बस यूं समझ लो महारानी कि मेरी आंखों से खून नहीं टपक रहा। इस समय तो जी में आता है कि इस धरती पर लाशें ही लाशें बिछा दूं, खून की नदियां बहा दूं और शत्रु के संसार में आग लगा दूं। शांत हो जाइए महाराज, इतना क्रोध आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। आज कनौज में ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने आपको ज्वालामुखी बना दिया? रानी सा, आप नहीं जानती कि आज क्या हो गया है। पर ऐसा क्या हुआ है महाराज? रानी सा, आज उस नीच और कायर पृथ्वीराज चौहान का दूत, अरे उसका नाम सुनते ही मेरी भुजाएं फड़कने लगती हैं। आज उस अहंकारी पृथ्वीराज चौहान का दूत एक संदेश लेकर आया। क्या दूत पृथ्वीराज चौहान का संदेशा लेकर आया था? हाँ रानी साह, ऐसा संदेश जिसे सुनकर धमनियों में बहता हुआ रक्त धमनियों को फाड़कर बाहर आ जाए। अगर संदेश वाली बात दूत के मुख से न सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने मेरे सामने कही होती तो मैं उसके हलक में अपना हाथ डालकर उसकी जीवा बाहर निकाल लेता। महाराज, उसने ऐसा कौन सा संदेशा भेजा है जिसने आपको इतना उत्तेजित कर दिया? रानी साहब, पांव की जूती सर की पगड़ी बनना चाहती है, पांव की धूल माथे का चंदन बनना चाहती है। जानती हैं आप, जानती हैं आप कि उस दुष्ट पृथ्वीराज चौहान ने हमसे क्या मांगा है? उसने हमसे हमारी पुत्री और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता का हाथ मांगा है। अच्छा, ऐसा संदेश भेजा है उसने? अच्छा, आप अच्छा कह रही है महारानी। अरे ये बात सुनकर तो आपकी आंखों से क्रोध की चिंगारियां बरस जानी चाहिए थी। रानी साहब, आप राजकुमारी संयोगिता की मां हैं, इतने बड़े राज्य की महारानी है, इतने बड़े साम्राज्य की राजमाता है। हम ना केवल राजकुमारी संयोगिता के पिता हैं, बल्कि इतने बड़े साम्राज्य के स्वामी भी हैं।
इस साम्राज्य के जितने राव और सामंत हैं, वो हमें रावश्री कहकर पुकारते हैं। उनमें से कोई भी हमारी आंखों में आंखें डालकर बात करने का साहस नहीं करता। लेकिन आज एक छोटे से राज्य के एक साधारण से राजा ने हमारी आन को चुनौती दी है, हमारी शान और हमारे वैभव को चुनौती दी है। राठौरों की गैरत, उनकी मर्यादा और उनके अभिमान को ललकारा है। महाराज, इस समय आप क्रोध में हैं। आप शांत हो जाइए। इस विषय पर हम फिर कभी बात करेंगे। नहीं रानी साहब, हम इस विषय पर फिर कभी बात नहीं करेंगे। अगर हमें शिष्टाचार और मर्यादा का ध्यान नहीं होता तो हम पृथ्वीराज का संदेश सुनकर उसके दूत को वहीं ढेर कर देते। महाराज। हाँ रानी साहब, लेकिन हमने उसके संदेश को उसके दूत की आंखों के सामने अपने पांव की जूती के नीचे कुचल डाला, ताकि वो अपने स्वामी को जाकर बताए कि हम उसके निवेदन को भी अपने पांव की ठोकर पर रखते हैं। महाराज, यदि आप शांत हो जाए तो इस विषय पर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हैं आप? महाराज, मैं कनौज राज्य की राजमाता हूँ, लेकिन पुत्री संयोगिता की केवल माता हूँ। कनौज राज्य अपने लड़कर जीता था, लेकिन संयोगिता को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है। इस राज्य के लिए हम महाराज और महारानी तो अवश्य हैं, लेकिन पुत्री संयोगिता के लिए हम केवल माता पिता हैं। और जहां हमारी संतान के हित की बात हो, हमें केवल माता पिता बनकर ही विचार करना होगा। महाराज, आपकी और मेरी विचारधारा में केवल इतना ही अंतर है कि आप फूलों के साथ कांटों को देखना भी पसंद नहीं करते, और मैं हमेशा यही सोचती हूं कि फूलों की सुरक्षा के लिए उनके साथ कांटों का होना अति आवश्यक है। रानी साहब की बातों का अर्थ हमारी समझ में नहीं आया। महाराज, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप कनौज नरेश महाराज जयचंद हैं। थोड़ी देर के लिए अपने मन से यह बात निकाल दे कि कनौज और इंद्रप्रस्थ के बीच कोई शत्रुता है। अगर आप ठंडा मस्तिष्क से एक नजर अपने क्षेत्र के तमाम राजाओं पर डालें कि उनमें से सबसे बड़ा वीर, सबसे बड़ा नीतिवान कौन है, तो आप देखेंगे महाराज, हमारी पुत्री संयोगिता के लिए पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छा, सबसे योग्य वर अगर कोई है तो वो है सांबर नरेश महाराज पृथ्वीराज चौहान। रानी साहब, ये क्या कह दिया आपने? महाराज, मैंने तो केवल एक सत्य को आपके सामने रखा है। नहीं रानी साहब, आपने सत्य को हमारे सामने नहीं रखा, बल्कि आपने तो एक टहकता हुआ अंगारा हमारे मुख पर रख दिया है। आपने अपने सीमा क्षेत्र से अपने पांव बाहर निकाल दिए रानी साहब। आपने हमारे उस दुश्मन का पक्ष लिया है जो एक बार नहीं, 2 बार हमारे मुंह पर अपमान का तमाचा मार कर गया है, जिसकी टीस अब भी हमारे हृदय को कचोट रही है। रानी साहब, हमारे शत्रु को हम तो क्या, हमारे राज्य का एक साधारण सा व्यक्ति भी आपकी दृष्टि से नहीं देख सकता। महाराज, अपनी आंखों पर से बैर की पट्टी हटा दीजिए और फिर देखिए, आपको स्पष्ट नजर आएगा कि पृथ्वीराज जैसे वीर, साहसी और बुद्धिमान युवक को कनौज अगर जमाता के रूप में स्वीकार कर ले तो दोनों राज्यों के बीच की शत्रुता समाप्त होकर मित्रता हो जाएगी। दोनों राज्यों के बीच जो रक्तपात होता रहा है उसकी संभावना समाप्त हो जाएगी। हर तरफ केवल शांति ही शांति होगी। अगर आपने इस संबंध को स्वीकार कर लिया तो लोगों की दृष्टि में आप महान हो जाएंगे। इतिहास में आपका नाम शांति के दूत के रूप में लिखा जाएगा। महाराज, अच्छा हुआ महारानी कि आपने अपने विचार हमें बता दिए।
सच बात तो यह है कि शत्रु की धृष्टता, उसके अहंकार और उसके संदेश भेजने के दुस्साहस ने हमें क्रोध में इतना अंधा कर दिया था, क्या हम इस बात को भी भूल गए थे कि हम केवल महाराज जयचंद ही नहीं, बल्कि एक पुत्री के पिता भी हैं, एक स्त्री के पति भी हैं और एक साधारण से व्यक्ति भी हैं। और हमारा अहंकार और अभिमान हमारा अपना नहीं, बल्कि किसी स्त्री के परामर्श का मोहताज है। लेकिन रानी साहब, हम आपको वचन देते हैं कि आपका यह सपना अवश्य पूरा होगा, मगर उस दिन जिस दिन आपके माथे का सिंदूर धुल जाएगा और आपकी मांग उचड़ जाएगी। नहीं महाराज, नहीं, भगवान के लिए आप ऐसा मत कहिए महाराज। मैं संयोगिता की मां होने से पहले आपकी धर्मपत्नी हूं। आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना मेरे लिए महापाप है। मैंने जो कुछ भी किया है भावना की बाढ़ में बहकर किया है। मैं ये भूल गई थी कि मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, कनौज की राजमाता हूं। प्रकृति ने हमें राजघराने में जन्म देकर हमें हर प्रकार की संपन्नता तो दी, मगर विचारों की स्वतंत्रता हमसे छीन ली। मैं जानती हूं महाराज, आप शत्रु के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकते और मैं आपकी विवशता के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकती। मैं आपकी हर आज्ञा का, हर इच्छा का पालन करूंगी, इस प्रार्थना के साथ कि अगर मृत्यु को भी आना हो तो आपसे पहले मुझे आए। महाराज, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। महारानी, एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए। मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी साधारण व्यक्ति से तो कर सकता हूं, और अगर यह भी नहीं हुआ तो मैं उसका गला भी घोट सकता हूं, मगर पृथ्वीराज चौहान से अपनी पुत्री के विवाह का विचार मेरे मन में कभी नहीं आ सकता। और जिस दिन यह विचार मेरे मन में आया, वो घड़ी मेरे जीवन की अंतिम घड़ी होगी। पुत्री संयोगिता। मां साहब, इस चित्र में रंग भरना छोड़ दे पुत्री। मासा,
ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ पुत्री। आज मैंने भी तेरे जीवन में एक हल्का सा रंग भरने का प्रयास किया था, किंतु उसका परिणाम महाराज के मुख से सुनकर मेरा सारा अस्तित्व कांप उठा पुत्री। तू तो शायद इस कागज पर पृथ्वीराज का चित्र बना भी लेगी, किंतु तेरे भाग्य के कागज पर पृथ्वीराज का चित्र कभी नहीं बन सकता पुत्री, कभी नहीं। पुत्री, तू इस चित्र में रंग भरने का प्रयत्न कर रही है और भाग्य इस पर रक्त छिड़कने का प्रयास कर रहा है पुत्री। मासा, ये आप कह रही है मासा? एक माँ अपनी पुत्री के लिए अमंगल कामना भी कर सकती है? क्या ये बात आपको शोभा देती है मासा? हम तो आप ही के भरोसे इस महायज्ञ में कूद पड़े हैं। पुत्री, मुझे गलत मत समझना पुत्री। हर माँ की तरह मेरे दिल में भी तेरे लिए अरमान है। मैं भी तो तेरे हाथों में मेहंदी देखना चाहती हूँ, तेरे मांग में सिंदूर देखना चाहती हूँ। मैं भी तो तुझे दुल्हन के रूप में देखना चाहती हूँ पुत्री। मैं भी भरी हुई आंखों से, दुखी मन से तुझे डोली में बिठाकर इंद्रप्रस्थ के लिए विदा करना चाहती हूँ। किंतु पुत्री, आज एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे विचलित कर दिया पुत्री, विचलित कर दिया। ऐसी कौन सी घटना घटी है? सब कुशल तो है ना मासा? कुशल ही तो नहीं है पुत्री। आज महाराज पृथ्वीराज चौहान ने एक ऐसी भूल की है जिसका दुष्परिणाम सोचकर मैं कांप रही हूं पुत्री। उन्होंने ऐसी कौन सी भूल की है मासा? आज तुम्हारे पिताजी के पास पृथ्वीराज का दूत उनका संदेशा लेकर आया था पुत्री। कैसा संदेश? पुत्री, उन्होंने तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगा है। सच मासा? पुत्री, उन्होंने तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ नहीं मांगा, बल्कि उनके क्रोध की ज्वाला को और भड़का दिया है। यज्ञ विध्वंस के कारण तो वो वैसे अपमान की अग्नि में झुलस रहे थे। उस पर पृथ्वीराज का संदेश भेजना जैसे जैसे उनके अपमान की अग्नि पर घी छिड़कने के बराबर है पुत्री। पर मासा, क्या आपने पिताजी को समझाया नहीं कि उन्होंने ये संदेश भेजकर अपनी ओर से शत्रुता समाप्त करने का ऐलान किया है? किंतु महाराज पर इसका उल्टा परिणाम हुआ पुत्री। जब मैंने अपनी ओर से उन्हें समझाने की कोशिश की, तब जानते हो उन्होंने क्या कहा? क्या कहा मासा? उन्होंने कहा कि मैं उनके शत्रु के प्रति मंगल कामना तभी कर सकती हूं जब मेरी मांग का सिंदूर धुल जाएगा पुत्री। मासा! पुत्री, मैं परीक्षा के दौराहे पर खड़ी एक ऐसी स्त्री हूं जो एक तरफ पत्नी है और दूसरी तरफ मां। अगर मैं पत्नी का धर्म निभाऊंगी तो मुझे अपनी ममता का गला घोटना पड़ेगा। मैं अपनी पुत्री के मांग में सिंदूर नहीं भर सकूंगी, और अगर मां का धर्म निभाऊंगी तो मुझे अपने सुहाग की बलि चढ़ानी होगी, अपने हाथों से अपना सिंदूर मिटाना होगा पुत्री। नहीं मासा, नहीं, नहीं मासा। एक स्त्री के लिए उसके सुहाग से बढ़कर कोई वस्तु नहीं होती मासा। और फिर आप तो हमारी माँ हैं। आपने हमें जन्म दिया है मासा, आप जननी हैं। आपका ये उपकार तो हम किसी जन्म में नहीं उतार पाएंगे। और मासा, हम इतने स्वार्थी नहीं हैं कि अपनी मांग में सिंदूर भरने के लिए हम आपके सुहाग को जाड़ने की कल्पना करें। कभी नहीं मासा, कभी नहीं। अब तू ही बता पुत्री, दूसरा कौन सा मार्ग रह जाता है हमारे सामने? मासा, जब कोई मार्ग सुझाई नहीं देता तो हर कोई उसी के शरण में जाता है जो सर्वशक्तिमान है।
हम भी उसी के पास जाएंगे जो हमारी भी माँ है और आपकी भी माँ। वो माँ जिसके पास हर स्त्री अपने सुहाग की कामना करती है। मासा, हम पलाश क्षेत्र में शिव और पार्वती के मंदिर जाएंगे। हम उनके पास जाएंगे जिनके पास कभी त्रेता में माता सीता गई थी और द्वापर में माता रुक्मणी। अगर माँ ने उनकी मनोकामनाएं पूरी की थी तो वो हमारी भी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। अब इस समस्या का समाधान उन्हीं के पास है और देखना यह है कि माँ किसके मांग में सिंदूर भरती है और किसका सुहाग उजाड़ती है। पुत्री, कहो दूत, क्या उत्तर लाए हो? क्या बात है, तुम कोई उत्तर क्यों नहीं देते? अन्नदाता, कुछ भी बताने के लिए मेरी जीवा कांप रही है। मर्यादा मेरा रास्ता रोक रही है। आपका खाया हुआ नमक मेरे सामने दीवार बनकर खड़ा है। सेवक सीमा का उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सकता। अन्नदाता, नहीं कर सकता। दूत, आज हम तुम्हें इसका पूरा अधिकार देते हैं। आज स्वामी और सेवक के बीच सीमा की दीवार गिरा दो और बताओ जयचंद ने क्या उत्तर दिया है हमारे संदेश का। अन्नदाता, निसंकोच कहो। उसने भी तो उत्तर अपने सामंतों के सामने दिया होगा। हाँ अन्नदाता। तो फिर तुम भी कह सकते हो इनके सामने। अन्नदाता, पहले तो मुझे कक्ष में जाने की अनुमति ही नहीं दी जा रही थी। फिर राजकीय शिष्टाचार को ध्यान में रखकर मुझे अनुमति मिल गई। जैसे ही मैंने आपका संदेश महाराज जयचंद के हाथ में दिया, वो उसे पढ़ते ही आग बबूला हो गए। मेरी दृष्टता क्षमा करें अन्नदाता। उन्होंने मेरे सामने आपके संदेश को अपने पैरों तले रौंद डाला। जयचंद! चामुंडराय, आगे। और अपनी सारी मर्यादा को ताक पर रखकर उन्होंने कहा कि उनका क्रोध अपने संयम की सीमा को लांघकर मेरा वध भी कर सकता है। फिर भी मैंने उनसे उत्तर मांगा अन्नदाता, और तब उन्होंने कहा उत्तर तो उनके पैरों तले रौंदा गया है। बस अन्नदाता, यही उत्तर था उनका। बस दूत, बस। तुम्हारे इतना सब कुछ बताने से क्रोध तो हमें भी आया, बहुत क्रोध आया। किंतु इस क्रोध से भी अधिक हमें इस बात का संतोष है कि यदि राजकुमारी संयोगिता के कारण कोई रक्तपात हुआ, यदि संयोगिता के कारण दो राज्यों में भीषण युद्ध हुआ, तो उसका उत्तरदायित्व हम पर नहीं होगा, जयचंद पर होगा। हम इतिहास को यह अवसर नहीं देना चाहते कि आने वाले कल में इतिहास यह कहे कि पृथ्वीराज ने इस क्षेत्र की शांति के लिए कोई प्रयास नहीं किया। किंतु ये प्रयास हमारा आखिरी प्रयास था जयचंद, आखिरी प्रयास था हमारा। अब तो हमारे सामने केवल एक ही लक्ष्य है, राजकुमारी संयोगिता की प्राप्ति।
जिसका वचन हम अपने नाना सा को दे चुके हैं और संयोगिता से भी इसका वचन ले चुके हैं। चामुंडराय, जयचंद को हम उसके इस दूसरे दुर्व्यवहार का उत्तर भी अवश्य देंगे। अब हमें राजकुमारी संयोगिता को कन्नौज से इंद्रप्रस्थ लाने से संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। ये तुम्हारे महाराज सांभर नरेश पृथ्वीराज चौहान की प्रतिज्ञा है। ये हमारा प्रण है, हमारा प्रण है ये। देखिए महाराज, मैं इस अवस्था में आपको यात्रा पर जाने का परामर्श नहीं दे सकता। यात्रा पर नहीं राजवैद्य जी, वो हमारी तीर्थ यात्रा है। पलास क्षेत्र के उस शिव पार्वती के मंदिर में हमने छत्र चढ़ाने की प्रतिज्ञा की है। हम आपका परामर्श नहीं मान सकते। क्या बात है नाना सा, आप राजवैद्य जी का कौन सा परामर्श नहीं मान सकते? प्रणाम। जीवता रहे पुत्र। राजवैद्य जी, अब महाराज का स्वास्थ्य कैसा है? अब आप ही इन्हें समझा सकते हैं। यह स्वस्थ हैं। मैंने अभी इनके स्वास्थ्य को परखा है, फिर भी ये मेरा परामर्श मानने को तैयार नहीं है। अब आप चुप रहिए राजवैद्य जी, हम तो आपके परामर्श से तंग आ चुके हैं। मगर नाना साहब, बात क्या है? पुत्र, जब तुम गणपत डांगी बन के कन्नौज गए थे तो तुम्हारे लिए हमारे मन में बहुत चिंता थी। उसी समय हमने प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारे सकुशल लौटाने के बाद हम श्रावण एकादशी को पलास क्षेत्र के भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर में छत्र चढ़ाएंगे। अब तुम सकुशल लौट आए हो तो हमें हर स्थिति में वहां जाना ही पड़ेगा। और राजवैद्य जी कह रहे हैं कि हम अस्वस्थ हैं। आप अस्वस्थ तो है ही, इसलिए आपको राजवैद्य जी का परामर्श मान लेना चाहिए। और इनका परामर्श मानकर हम अपने आराध्य देव के सामने झूठे पड़ जाएं? नहीं नाना साहब, आप अपने आराध्य देव के सामने झूठे नहीं पड़ेंगे। जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तब चले जाइएगा छत्र चढ़ाने। तुम नहीं जानते पुत्र, श्रावण एकादशी के दिन उस मंदिर का नियम है कि केवल एक छत्र चढ़ाया जाता है वहां, और हमारी मंशा भी उसी दिन की है। अब अगर ये तिथि निकल गई तो हमें अगली श्रावण एकादशी की प्रतीक्षा करनी होगी, और यह संभव नहीं है। अब तुम ही बताओ, हम कैसे माने राजवैद्य जी का परामर्श? हाँ नाना साहब। पुत्र, तुम ये क्या कह रहे हो? हम जो कुछ भी कह रहे हैं सोच समझ कर कह रहे हैं नाना साहब। छत्र तो उसी दिन मंदिर पर चढ़ना चाहिए और चढ़ेगा। अंतर केवल इतना होगा कि आप छत्र चढ़ाने नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे तो छत्र चढ़ाएगा कौन? आपके स्थान पर हम छत्र लेकर जाएंगे मंदिर में। तुम? अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। पुत्र, इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? तुमने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि तुम स्वयं छत्र को लेकर वहां जाओ। तो ठीक है नाना साहब, अब आप विश्राम करें और मैं अपनी यात्रा की तैयारी करता हूं। राजवैद्य जी। जी महाराज। महाराज के स्वास्थ्य का पूरी तरह ध्यान रखिएगा। अवश्य महाराज। प्रणाम। और हां सुनो पुत्र। जी। हमने जो मांगा था भगवान से मिल गया है हमें। अब तुम वहां जा रहे हो तो तुम्हें भी तो कुछ मांगना है। मुझे क्या मांगना चाहिए? अरे और क्या मांगोगे? सच्चे हृदय से राजकुमारी संयोगिता को मांग लेना।
हाँ पुत्र, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी ये मनोकामना अवश्य पूरी होगी। फिर तो आपके कार्य के साथ साथ हमारे वहां जाने का उद्देश्य भी बन गया है। राजकुमारी को यहां लाने का वचन तो हम आपको दे ही चुके हैं और राजकुमारी से वचन भी ले चुके हैं। तो फिर जाओ पुत्र, भगवान शिव और माता पार्वती तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। चलता हूं नाना साहब। और लगता है अब तो जयचंद को उसका उत्तर देने का समय भी आ गया है। अब तक तो महाराज को आ जाना चाहिए था। समझ में नहीं आता कि महाराज की प्रतीक्षा करूं या पवनराज को कन्नौज भेज दूं। कविराज। महाराज, आप? महाराज, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। हमारी प्रतीक्षा? जी हाँ महाराज, ये प्रेमदूत पवनराज कुछ ही पलों में कन्नौज के लिए उड़ान भरने वाला है, मेरा और आपका संदेशा लेकर। इसे भेजने से पहले मैंने सोचा क्यों ना आपसे पूछ लूं कि आपका कोई विशेष संदेशा तो नहीं है राजकुमारी के लिए। कविराज, आप हमारे मित्र तो हैं ही, लेकिन लगता है आप तो अंतर्यामी भी हैं। हमारे मन का हाल कैसे जान गए आप? महाराज, आपने मेरी प्रशंसा कुछ अधिक ही कर दी। मैं आपका मित्र तो हूं और आपके मन का हाल भी जानता हूं, किंतु महाराज, मैं अंतर्यामी नहीं हूं। कविराज, अगर आप अंतर्यामी न होते तो वो विशेष संदेशा जो हम राजकुमारी को भेजना चाहते हैं वो आपको कैसे मालूम हो गया? विशेष संदेशा? जी कविराज, इस श्रावण की एकादशी को हम पलास क्षेत्र के शिव पार्वती मंदिर जा रहे हैं छत्र चढ़ाने। अब हम वहां अकेले तो जा नहीं सकते, इसलिए आप भी हमारे साथ होंगे। बस यही संदेशा भेजना चाहते हैं हम राजकुमारी को। महाराज, यदि आप ही संदेशा ना भी भेजे राजकुमारी को तो क्या अंतर पड़ता है? अंतर पड़ता है कविराज, बहुत अंतर पड़ता है। वैसे तो हम मंदिर जा रहे हैं नाना सा की मन्नत का छत्र चढ़ाने, मगर साथ ही साथ राजकुमारी संयोगिता की प्राप्ति की प्रार्थना भी तो करेंगे ना माता से। तब तो महाराज, इस संदेश का महत्व और बढ़ गया। हाँ हाँ कविराज, और हम आभारी हैं इस पवनराज के, बहुत आभारी हैं, जिसने हमारे और राजकुमारी के बीच की दूरी को एक दूसरे के संदेशे पहुंचाकर एक तरह से समाप्त ही कर दिया। हाँ महाराज, और मैं इसके लिए आभारी हूं चकोरी का, क्योंकि ये उपहार तो चकोरी ने ही दिया है। आप अकेले क्यों आभारी होंगे? इसके लिए तो हम भी आभारी हैं चकोरी के। तो महाराज, पवनराज प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ कविराज, संदेशा तो लिखकर ही देना होगा। मित्र, काश पवनराज भी हमारी तरह बोल पाते तो अपनी जीवा से संदेशा बताते राजकुमारी को, क्यों? हाँ महाराज, ये बोल नहीं पाते, मगर इनका आना आभास करा देता है कि ये वो संदेशा लेकर आए हैं जिसकी मन को प्रतीक्षा होती है। हाँ कविराज, हाँ।